जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग क्लास में मुगल डायनेस्टी कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मुगल वंश स्टार्ट किया था, मुगल डायनेस्टी। उसमें हमने बाबर के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि बाबर जो थे वो एक तरीके से मुगल डायनेस्टी के संस्थापक थे और 1526 में इब्राहिम लोदी को पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने हराया और दिल्ली सल्तनत को खत्म किया और मुगल वंश की स्थापना करी। फिर हमने इनका कुछ जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था बाबर के बारे में कि बाबर जो थे वो बेसिकली उज्बेकिस्तान से थे। वहां पर एक जगह थी फरगना, वहां पर उनका जन्म हुआ था। ठीक, इसके अलावा हमने देखा था कि बाबर जो थे वो चगताई तुर्क जाति से बिलोंग करते थे, चगताई तुर्क। इसके बाद बात करें तो इनके जो पिता थे, ठीक है, इनके जो पिता थे, ठीक है, जिनका नाम था उमर शेख मिर्जा। बाबर के जो पिता थे उनका नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। ठीक, उनकी बहुत कम उम्र, मतलब बाबर की उम्र बहुत कम थी जब उनकी डेथ हो गई थी, मतलब अराउंड 11 ईयर्स की एज थी और बाबर को उस टाइम गद्दी पर बैठना पड़ा। ठीक, इसके अलावा हमने बताया था कि बाबर जो थे वो अपने पिता की तरफ से तैमूर के वंशज माने जाते थे, पांचवें वंशज। मतलब ही वॉज द फिफ्थ वंशज ऑफ तैमूर डायनेस्टी फ्रॉम द तैमूर लंग, अपने पिता की तरफ से। और अगर हम माता की तरफ से उनके देखें तो ये चंगेज खान के 14वें वंशज माने जाते थे। ठीक है, मतलब 14th डिसेंडेड फ्रॉम चंगेज खान। ठीक है, मदर की तरफ से। ठीक, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि बाबर ने सबसे पहले तो जो युद्ध किया था वो किया था सरे पुल का युद्ध, बैटल ऑफ सरे पुल। किसके खिलाफ किया था? शेवानी खान के अगेंस्ट। ठीक है, तो बाबर जो था वो समरकंद को जीतना चाहता था। समरकंद उसी के आसपास जो फरगना था उसी के आसपास का क्षेत्र समरकंद माना जाता था। ये सेंट्रल एशिया का पार्ट था। तो बाबर की अगर हम शुरुआत में बात करें तो बाबर ने जो शुरुआत में अगर वो जीतना चाहता था तो वो समरकंद को जीतना चाहता था। उसकी कोई योजना नहीं थी भारत आने की। वो अपने नेटिव क्षेत्र समरकंद जाना चाहता था, लेकिन उस टाइम पर समरकंद में एक उज्बेक था। ठीक है, उज्बेक था जिसका नाम था शेवानी खान। ठीक, वो बहुत ही पावरफुल था। ठीक है, तो 1502 में सरे पुल का युद्ध हुआ था जिसमें बाबर पराजित हुए थे और बाबर को जो था वहां से भगा दिया गया था। ठीक है, अब उसके बाद जो बाबर जो थे, चूंकि अब उस तरफ वो जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने अब फेस किया किस तरफ? अफगानिस्तान की तरफ। तो उस टाइम पर अफगानिस्तान में अगर हम बात करें तो काबुल की जो पॉलिटिक्स थी, ठीक है, उनमें बहुत ज्यादा क्या थी? अस्थिरता थी। तो इस अस्थिरता का फायदा किसको मिला? बाबर को मिला। ठीक, और बाबर ने क्या किया? काबुल पर अटैक किया और काबुल और गजनी इन दोनों जगहों पर, मतलब आज का जो अफगानिस्तान है वहां पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। क्लियर? अब वहां पर जब इन्होंने कब्जा किया, ठीक, तो उसके बाद फिर बाबर ने जो पुश्तैनी उनको उपाधि मिली थी मिर्जा की, ठीक है, तो मिर्जा की उपाधि उन्होंने क्या करी? छोड़ दी। ठीक है, मतलब उनको क्या मिली थी? मिर्जा की उपाधि। ठीक है, तो उसको त्याग कर इन्होंने पादशाह या जिसको हम कहते हैं बादशाह की उपाधि धारण करी थी। तो अफगानिस्तान में जीतने के बाद, काबुल विजय के बाद इन्होंने बादशाह की उपाधि जो थी वो धारण करी थी। क्लियर? अब इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि बाबर का भारत पर आक्रमण करने का रीजन क्या था? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द अटैक ऑफ बाबर इन इंडिया? ठीक है, हमने ये पढ़ा। तो सबसे पहला था इसमें बाबर की महत्वाकांक्षा। ठीक है, क्योंकि बाबर एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। ठीक है, और उसने भारत में देख लिया था कि किस तरीके से भारत में आपस में लोग लड़ रहे थे। ठीक है, और इसको निमंत्रण भी मिला था। भाई भारत की तरफ से अगर हम बात करें तो भारत की तरफ से इब्राहिम लोदी के एक गवर्नर थे, बहलोल खान लोदी। बहलोल खान लोदी ने निमंत्रण दिया था बाबर को कि आओ और भारत पर आक्रमण करके इब्राहिम लोदी को हराओ। ठीक है, तो बाबर खुद भी महत्वाकांक्षी था। ठीक है, इस कारण से बाबर ने आक्रमण किया। दूसरा, अपने आप को तैमूर लंग का वंशज मानता था। आप याद करिए मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर, ठीक है, तैमूर लंग ने किस पर आक्रमण किया था? भारत पर किया था। ठीक, और तैमूर लंग का जो आक्रमण हुआ था उसमें तैमूर लंग ने दिल्ली विजय के साथ साथ
ठीक है, दिल्ली पे तो विजय की ही थी, उसके साथ साथ उसने पंजाब में अपने प्रांत बनाया था। मतलब अपना जो तैमूर वंश था उसमें किसको मिलाया था, पंजाब को मिलाया था। तो बाबर चूंकि ये मानता था कि अपने पिता की तरफ से वो तैमूर लंग का वंशज है, तो वो पंजाब पर अपना अधिकार मानता था। उसने इब्राहिम लोदी को ये कहा कि ये पंजाब हमारा है, ठीक है, और उसने उसका रीजन भी दिया कि भाई पहले जो हमारे वंशज थे तैमूर लंग, उन्होंने अपनी डायनेस्टी के अंदर में पंजाब को सम्मिलित किया था। तो कायदे से लेजिटिमेट राइट किसका था, बाबर का था पंजाब के ऊपर, ठीक है। तो ये एक तो रीजन था कि भाई वो तैमूर लंग को अपना उत्तराधिकारी मानता था, इस कारण से भी उसने भारत पर आक्रमण किया। तीसरा जो था वो था सेंट्रल एशिया में उसको कोई स्पेस नहीं मिल रहा था। देखिए बार बार बाबर जो था वो समरकंद की तरफ आक्रमण कर रहा था, लेकिन चूंकि समरकंद की तरफ जो उज़्बेक थे, ठीक है, वो बहुत ज्यादा मजबूत थे, और उनके ज्यादा मजबूती के कारण ही बाबर को बार बार हारना पड़ रहा था। तो वो ये समझ गया था कि भैया सेंट्रल एशिया की तरफ तो हम नहीं जा सकते, ठीक है। तो फिर बाबर किस तरफ देखेगा, बाबर हिंदुस्तान की तरफ देखेगा, क्योंकि महत्वाकांक्षी था, महत्वाकांक्षी, और जाहिर सी बात है जो भी राजा महत्वाकांक्षी होता है वो अपनी टेरिटरी को एक्सपांड करना चाहता है, और टेरिटरी को एक्सपांड करना है तो वो कहीं ना कहीं अटैक करेगा। तो कहां अटैक करेगा, सेंट्रल एशिया पे तो कर नहीं सकता, तो कहां करता है वो कहां अटैक करता है, वो अटैक करता है आपके इस तरफ, ठीक है, इंडिया की तरफ। क्लियर। इसके बाद अगला अगर हमने देखा तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था पैसा, धन प्राप्ति, ठीक है। देखिए किसी भी, मैंने आपको बताया था जितने भी आक्रमणकर्ताओं ने भारत पर आक्रमण किया है उनका एक बहुत मूलभूत एजेंडा ये हुआ करता था दैट दे नीड मनी, उनको पैसा चाहिए होता था। क्योंकि सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो वहां पर ये रूल तो कर रहे थे, लेकिन वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए या हम कहें रिसोर्स के रूप में बहुत ज्यादा संसाधन नहीं थे। भाई देखिए जहां पर भी संसाधन का अभाव होगा उसको पैसे की जरूरत है। भाई इतनी बड़ी आर्मी उसको चलानी है, इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, तो जाहिर सी बात है उसको उस चीज के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक। और वो पैसा कहां से मिलेगा उसको, पैसा जब वो कहीं से आक्रमण करेगा कहीं पर तब उसको पैसा मिलेगा, ठीक। तो एक और रीजन भी था बाबर का भारत पर आक्रमण करने का कि बाबर जिस एरिया या टेरिटरी पर रूल कर रहा था वहां पर रिसोर्सेज उतने नहीं थे, तो जाहिर सी बात है उसको पैसा चाहिए। तो पैसा उसको कहां से मिलेगा, पैसा उसको भारत से मिलेगा, क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया माना जाता था, भारत में पैसा बहुत था, ठीक है। तो इसी कारण से बाबर का एक और आक्रमण करने का कारण था, रीजन था कि ही वांट्स दी मनी। अगला अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया की जो थी वो भी कहीं ना कहीं बाबर को उकसाया उसने कि बाबर आक्रमण करे। देखिए दिल्ली सल्तनत पूरी तरीके से मतलब एक तरीके से आप मान लीजिए कि पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, ठीक है। अब चूंकि उस टाइम पर इब्राहिम लोदी दिल्ली के गद्दी पर बैठा था, और इब्राहिम लोदी जो था वो बहुत ही अप्रिय शासक था, ठीक है, मतलब उसको लोग पसंद नहीं करते थे इब्राहिम लोदी को, ठीक है। और इसके अलावा अयोग्य भी था, ठीक है, अप्रिय भी था और अयोग्य भी था, ठीक है। तो इसका विपरीत अगर हम बात करें, ठीक है, ठीक है, ये चीज क्लियर हुई, तो ठीक है। तो इसके अलावा इसके जो खुद के सरदार थे, इब्राहिम लोदी के जो खुद के सरदार थे, ठीक है, वो धीरे धीरे विद्रोही बनते गए, और उन्होंने क्या किया, अपना स्वतंत्र शासन जो है वो अपने एरिया में खुद ही शासन करने लगे, मतलब इंडिपेंडेंट एम्पायर बना लिया। मैंने आपको बताया था कि बाबर ने उसी वीकनेस का इस्तेमाल किया जिस वीकनेस का कई सालों पहले मोहम्मद गौरी ने इस्तेमाल किया था, डिसइंटीग्रेशन। कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी, सब अपना अपना छोटा छोटा एम्पायर लेकर के राज चला रहे थे, मतलब सब क्या थे, डिस्ट्रीब्यूटेड थे। और जब भी कभी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, तो सबसे प्रखर समय होता है विदेशियों के लिए आक्रमण करना। यही काम बाबर ने किया, और यही काम उस टाइम पर मोहम्मद गौरी ने किया। याद करिए मोहम्मद गौरी के भी समय में राजपूत राजा अलग अलग थे, ठीक। जब पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया तब जयचंद कन्नौज से बैठ के तमाशा देख रहे थे, उनको ये नहीं लगा कि ये विदेशी कल हम पर भी आक्रमण करेगा। यही चीजें यहां पर भी थी, सब गवर्नर अलग अलग अपने अपने इंडिपेंडेंट क्षेत्र में रूल कर रहे थे, कोई एज अ सेंट्रल यूनिट नहीं मान के चल रहा था कि भाई कोई विदेशी आक्रमण कर रहा है। इवन बहलोल खान लोदी ने तो
बाबर को आमंत्रण दिया कि भैया इब्राहिम लोदी को आके खत्म करो। ठीक, तो इन सारी चीजों का पॉलिटिकल सिचुएशन का फायदा भी किसको मिला? बाबर को मिला। और बाबर जानता था ये बात कि ये लोग डिसइंटीग्रेटेड हैं, ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, इस बात का हमें फायदा उठाना चाहिए। ठीक, इसके बाद अगला जो रीजन था, ठीक है, तो अटैक जो था बाबर का, ठीक है, बाबर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो बाबर के जो नोबल्स थे उन्होंने भी इनको बहुत ज्यादा एनकरेज किया। देखिए मैंने आपको बताया था कि बाबर को जो है भारत की तरफ हमला करने के लिए इनके नोबल्स ने भी बहुत सारी बातें इनको बताई। देखिए इनके नोबल्स ने इनको प्रेरणा दी, क्योंकि देखिए बाबरनामा में, बाबरनामा जो किसकी, बाबर की ऑटोबायोग्राफी है, उसमें उन्होंने कहा था कि इनके नोबल्स ने यह बात कही कि आप चूंकि तैमूर लंग के वंशज हैं और तैमूर लंग का एक पर्टिकुलर क्षेत्र में भारत पर आक्रमण करके उन्होंने जीता था, तो आप चूंकि उनके लेजिटिमेट राइट है कि आप भारत पर आक्रमण करें। ठीक है, तो उसमें कहा गया था कि भाई संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ देश भारत, ठीक है, पर अधिकार करना आपका अधिकार है, ये आपका लेजिटिमेट राइट। ये बात उनके नोबल्स ने उनको बताई, उनके नोबल्स ने ये बात उनको कही कि आपको आक्रमण करना चाहिए, आपका लेजिटिमेट राइट है। ठीक है, ठीक है, और हमारे पूर्वज, उन्होंने ये भी बताया कि हमारे पूर्वज, मतलब वो किनकी बात कर रहे थे? तैमूर लंग की। उन्होंने बताया कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए पहले ही मार्ग प्रशस्त कर दिया था। ठीक, तो आपको उसी मार्ग पर चलने की जरूरत है, और भारत आपका देश है क्योंकि आपके वंशज वहां पर जीत करके आए थे। ठीक, तो आपका लेजिटिमेट राइट होता है। ठीक, तो ये सारी बातें जो थी ये बाबर को उनके नोबल्स के द्वारा क्या की गई? बताई गई। क्लियर? तो यहां तक हमने कल पढ़ा था, हमने सारे रीजंस देखे कि भारत पर आक्रमण क्यों किया था बाबर। ठीक, अब हम सीक्वेंस में एक एक देखेंगे कि भारत पर बाबर का जो आक्रमण था वो किस तरीके से हुआ और कौन कौन से आक्रमण भारत पे हुए, मतलब बेसिकली भारत पर बाबर ने कौन कौन सी विजय हासिल करी। ठीक है, तो अब हम पूरा देखेंगे डिस्क्रिप्शन में बाबर कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक, तो इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें बाबर कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया में, तो इन 1519 में, ठीक है, देखिए बाबर मेड द फर्स्ट टू अटैक्स अगेंस्ट द यूसुफजीज एंड वॉन बजौर एंड भीरा फोर्ट्स, बट द यूसुफ्स अगेन कैप्चर्ड द फोर्ट्स एज बाबर वेंट बैक टू काबुल। देखिए भारत पर सबसे प्रथम बार बाबर ने आक्रमण किया था 1519 में, आपको याद रखना है 1519 में। तो 1519 में बाबर ने प्रथम दो आक्रमण, दो अटैक्स किए थे, किसके ऊपर? यूसुफजाई के ऊपर। ठीक है, और इन्होंने कौन कौन से किले जीत लिए थे? बाजौर का किला जीता था और भीरा का किला जीता था। किसने? बाबर ने। ठीक है, लेकिन बाबर जब काबुल वापस जा रहा था, मतलब जीतने के बाद जब बाबर काबुल वापस जा रहा था, तब यूसुफजाबियों ने फिर से आक्रमण किया और किले पर वापस कब्जा कर लिया। मतलब जो किला बाबर ने जीता था, ठीक है, वो जब काबुल वापस जा रहा था तो उसी किले पर वापस यूसुफजाइस ने क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया। तो बाबर ने भारत पर सबसे पहला आक्रमण कब किया? 1519 में, ये आपको याद रखना है। इसके बाद बाबर ने अपना तीसरा अटैक किया था 1520 में। ठीक है, अलोंग विथ बजौर एंड भीरा, सियालकोट एंड सियादपुर इन पंजाब वर ऑल्सो कैप्चर्ड। देखिए अब बाबर, चूंकि यूसुफजाइस ने वापस ले लिया था किला, तो बाबर अब तीसरा अटैक करने के लिए 1520 में फिर आएगा। ठीक है, अब इस बार वो बाजौर और भीरा के साथ साथ पंजाब का जो सियालकोट था, ठीक है, और सैयदपुर, इस पर भी अपना अधिकार कर लेगा। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से अपना जो नॉर्थ वेस्ट रीजन था बाजौर और भीरा का, ठीक है, और सियालकोट इवन सियादपुर पंजाब तक कौन अब कब्जा कर लेगा? बाबर कर लेगा। ठीक है, तो 1519 में पहले दो आक्रमण किए थे और 1520 में इसने क्या किया? तीसरा आक्रमण किया। इसके बाद अगर हम बात करें तो बाबर वॉज इन्वाइटेड टू अटैक इन इंडिया बाय दौलत खान लोधी, द सूबेदार ऑफ पंजाब, एंड आलम खान लोधी, अंकल ऑफ इब्राहिम लोधी। देखिए जब बाबर पंजाब पहुंचा, ठीक है,
पंजाब के सियालकोट और सियादपुर पर उन्होंने कब्जा किया, तब उस टाइम पर पंजाब के जो सूबेदार थे दौलत खान लोधी, ठीक है, और इनके अलावा एक इब्राहिम लोधी के ही अंकल थे आलम खान लोधी, ठीक है। इन्होंने बाबर को निमंत्रण दिया कि वो भारत पर आकर के आक्रमण करे, ठीक है। तो ये दो लोग थे जिन्होंने निमंत्रण दिया था बाबर को, दौलत खान लोधी जो उस टाइम पर पंजाब के सूबेदार थे, और आलम खान लोधी जो अंकल थे, चाचा थे एक तरीके से किसके, इब्राहिम लोधी के। इसके बाद अगर हम बात करें, बट व्हेन बाबर कॉन्कर्ड द रीजन्स ऑफ पंजाब ही डिड नॉट गिव दोज रीजन्स टू दौलत खान, ड्यू टू विच दौलत खान रिवोल्टेड अगेंस्ट बाबर। अच्छा देखिए, पहले तो दौलत खान ने उनको निमंत्रण दे दिया कि आप आक्रमण करो, लेकिन जब बाबर ने आक्रमण करके पंजाब पर कब्जा कर लिया और दौलत खान को कुछ भी नहीं दिया, ठीक है, मतलब दौलत खान इस उम्मीद में थे कि हमें कुछ मिलेगा, उनको कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो जिसके कारण बाद में दौलत खान भी क्या हो गए, विद्रोही हो गए बाबर के, ठीक है। तो आपको याद रखना है, बाबर ने जब पंजाब के क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण किया तो इन क्षेत्रों को उन्होंने वापस नहीं किया दौलत खान को, मतलब दौलत खान को उन्होंने वापस नहीं दिया, जिसके कारण दौलत खान भी बाबर के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बाबर मेड द फोर्थ अटैक, ठीक है। देखिए उसका जो चौथा अटैक था वो 1524 में था, ठीक है। आफ्टर कॉन्करिंग द एंटायर पंजाब, अपॉइंटेड दिलावर खान एंड आलम खान, sons of Daulat Khan, as protector of Punjab, but as soon as Babur left, Daulat Khan again captured Punjab. देखिए, बाबर ने जब चौथा आक्रमण किया 1524 में, ठीक, तो उसने पूरी पंजाब की टेरिटरी जीत ली थी, मतलब 1524 तक आते आते पूरा पंजाब अगर हम बात करें तो किसके कब्जे में आ गया था, बाबर के कब्जे में। और बाबर ने ही दौलत खान के दो बेटे थे, दिलावर खान और आलम खान, ठीक है, इनको एज अ प्रोटेक्टर ऑफ पंजाब अपॉइंट किया, ठीक है। मतलब कि इनको जीतने के बाद, पंजाब को जीतने के बाद पंजाब का संरक्षक बनाया, किसको, दिलावर खान और आलम खान को, ठीक है। ये किसके बेटे थे, दौलत खान के, ठीक है। बट जैसे ही बाबर वापस गया, ठीक है, दौलत खान ने पुनः पंजाब पर कब्जा कर लिया, ठीक। मतलब बाबर आया 1524 में, पूरा पंजाब उसने जीता, और किसको संरक्षक बनाया, दो बेटे थे दौलत खान के, दिलावर खान और आलम खान, ठीक है। लेकिन जैसे ही बाबर वापस गया, ठीक, इन्होंने वापस से क्या कर लिया, दौलत खान ने पंजाब पर कब्जा कर लिया। क्लियर। तो आपको ये चार अटैक समझ में आए बाबर के। देखिए पानीपत के पहले युद्ध, ठीक है, के से पहले बाबर ने 4 बार भारत पर आक्रमण किया है, ये आपको याद रखना। 1519 में इसने 2 अटैक किए थे यूसुफ साइज के खिलाफ, 1520 में फिर अटैक किया जब पंजाब पूरा जीता, और चौथा अटैक कब किया, 1524 में, ठीक। उसके बाद जो 5वां अटैक बाबर करेगा भारत के ऊपर, वो होगा पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। तो ये नहीं है कि पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर का पहला अटैक था इंडिया पर, नहीं, इसके पहले बाबर 4 अटैक कर चुका था, ठीक है, 1519, 1519, 1520 एंड 1524, ठीक। उसके बाद जो 5वां अटैक करेगा वो अब करेगा पानीपत का पहला युद्ध, ठीक। तो ये था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। डेट याद रखिएगा 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हेल्ड ऑन 21 अप्रैल 1526, डेट याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन नवंबर 1525 बाबर सेंट आउट टू कॉन्कर इंडिया सून आफ्टर कॉन्करिंग पंजाब। दौलत खान was sent to Bhira, and on the other side Ibrahim Lodi proceeded from Delhi, and on 21st April 1526 a battle took place in the field of Panipat, हरियाणा। देखिए नवंबर 1525 में बाबर ने निकला भारत पर कब्जा करने के लिए, पंजाब को कब्जा करने के बाद, ठीक है। अब इन्होंने दूसरी साइड पर इब्राहिम लोदी, ठीक है, वो भी क्या हुआ, दिल्ली से निकला, ठीक है। और 21 अप्रैल 1526 को दोनों ही सेनाएं, एक तरफ थे अपने बाबर मुगल सेना के साथ, और दूसरी तरफ दिल्ली सल्तनत के कौन थे, इब्राहिम लोदी।
ये दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने कब थी? 21 अप्रैल 1526 को हरियाणा पानीपत के मैदान में, जिसको कहा गया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इसके बाद बात करें, बाबर वॉन द बैटल विद द हेल्प ऑफ 2 ऑटोमन गनर्स, उस्ताद अली एंड मुस्तफा। देखिए बाबर का, ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, तो बाबर की जो सेना थी उनमें गनर्स का बहुत बड़ा रोल था। मैंने आपको बताया था गन पाउडर का इस्तेमाल, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में अगर हम बात करें तो गन पाउडर का इस्तेमाल सबसे पहले बाबर ने किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसका इस्तेमाल किया था? बारूद का, मतलब ठीक है, गन का इस्तेमाल किया था, ठीक है। और इनके जो तोपची थे, गनर का मतलब होता है तोपची, ऑटोमन, ठीक है, वो 2 थे जिन्होंने सबसे ज्यादा काम किया था, वो थे उस्ताद अली और मुस्तफा। तो आपको ये 2 नाम याद रखने, ये इनके गनर थे, उस्ताद अली और मुस्तफा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इब्राहिम लोदी वॉज किल्ड फाइटिंग, ठीक है। इब्राहिम लोदी वॉज द ओनली सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत हु डाई ऑन द बैटलफील्ड। देखिए इब्राहिम लोदी ने युद्ध बहुत अच्छे से लड़ा था, बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ते लड़ते रणभूमि में मारा गया था, ठीक है, मतलब बैटल फील्ड में मारा गया था। और इब्राहिम लोदी के बारे में बताया जाता है कि ये पूरी दिल्ली सल्तनत का एक लौता ऐसा सुल्तान था जो बैटल फील्ड में मरा था, जो युद्ध में लड़ते लड़ते मरा था। ये पहला ऐसा सुल्तान था पूरे दिल्ली सल्तनत। तो आपको याद रखना है, इब्राहिम लोदी पहला ऐसा सुल्तान था जो लड़ते लड़ते युद्ध के मैदान में मारा गया था। क्लियर हुआ? एकमात्र सुल्तान। इसके बाद अगर हम बात करें, फॉर द फर्स्ट टाइम इन नॉर्थ इंडिया बाबर यूज्ड तुलगुमा सिस्टम एंड कैनन्स। देखिए इन्होंने तुलगुमा पद्धति, ठीक है, और कैनन्स का इस्तेमाल किया था बाबर ने सबसे पहले, ठीक है, तुलगुमा पद्धति, ठीक है। तुलगुमा पद्धति में आगे बताऊंगा, ठीक है, एक इस पर क्लास लूंगा मैं, ठीक है, आगे मैं आपको इस पर बताऊंगा, अभी मैं नहीं बता रहा हूं। अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि तुलगुमा, ठीक है, पद्धति का इस्तेमाल करके, ठीक है, और तोप खानों का, तोपों का इस्तेमाल सबसे पहले नॉर्थ इंडिया में किसने किया था? बाबर ने, ठीक है, और यही उनके जीत का कारण भी बना। इसके बाद बात करें, ऑन द ओकेजन ऑफ दिस वॉर बाबर गेव 1 सिल्वर कॉइन टू एवरी काबुल रेसिडेंट and assuming the title of Qalandar and said that now the poverty of Kabul is not for us। देखिए जब इन्होंने युद्ध जीता, ठीक है, तो उसके बाद बाबर ने हर एक काबुल वासी को, हर एक काबुल रेसिडेंट को एक चांदी का सिक्का दिया, ठीक है, और इन्होंने जो संज्ञा ली, ठीक है, ठीक है, उपाधि धारण करी, ठीक है, वो किसकी करी? कलंदर की। तो आपको याद रखना है, बाबर ने पानीपत के युद्ध जीतने के बाद किसकी उपाधि ली थी? कालंदर की उपाधि ली थी, ठीक है। और इन्होंने ये बात कही कि अब काबुल की गरीबी हमारे लिए नहीं है, मतलब अब काबुल में कोई गरीबी नहीं हो, क्योंकि भाई दिल्ली पे कब्जा हो गया इनका बाबर का, ठीक है, जाहिर सी बात है, तो बहुत पैसा मिला इनको, ठीक। तो इन्होंने क्या किया? हर एक घर के काबुल वासी को सिक्का दिया चांदी का, और कालंदर की उपाधि धारण करी, ठीक है। और इन्होंने ये बात कही कि अब जो है काबुल में गरीबी नहीं रहेगी, ठीक है, ये बातें इन्होंने कही। इसके बाद अगर हम बात करें, अब बाबर को कोहिनूर हीरा, देखिए कोहिनूर हीरा इधर से उधर हो रहा है, तो बाबर को जो कोहिनूर हीरा मिला था वो किससे मिला था? विक्रमजीत से, ठीक है। ये कौन थे? ग्वालियर के शासक थे, ठीक है। तो ग्वालियर के जो शासक थे विक्रमजीत, ठीक है, उनसे बाबर को क्या मिला था? कोहिनूर हीरा, ठीक है। और वो इन्होंने किसको पास ऑन किया था? हुमायूं को, ठीक है। तो बाबर को जो कोहिनूर का हीरा मिला था वो किनसे मिला था? ग्वालियर के शासक विक्रमजीत के साथ, ठीक है। और उन्होंने ये सिक्का किसको दे दिया था? हुमायूं को दे दिया था, ठीक। तो आपको पहला पानीपत का युद्ध समझ में आया। 21 अप्रैल 1526 को हुआ। एक तरफ थी मुगलों की सेना, बाबर उसको लीड कर रहे थे,
और एक तरफ दिल्ली सल्तनत की सेना थी जिसको लीड कर रहे थे इब्राहिम लोदी। बाबर इस युद्ध में जीता। बाबर ने दो चीजों का इस्तेमाल किया, एक तो तुगलकमा सिस्टम और दूसरा कैनन्स। ठीक है, मतलब तुगलकमा, ठीक है, तुगलकमा जो है उसका इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा तोपों का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, और इनकी जो तोप खाने के जो दो सबसे प्रमुख गनर थे उनका नाम था उस्ताद अली और मुस्तफा। ठीक है, और इन्हीं तोपों के और इन्हीं तुगलकमा सिस्टम के चलते बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। ठीक, और हराने के उपलक्ष्य में बाबर ने अपने सभी काबुल वासियों को एक एक चांदी का सिक्का दिया और किसकी उपाधि ली? कालंदर की उपाधि। और इनको जो कोहिनूर हीरा था वो किससे मिला? विक्रमजीत जो ग्वालियर के शासक थे और जिनको इन्होंने किसको दे दिया था? हुमायूं को दे दिया था। ठीक, तो ये था पानीपत का पहला युद्ध। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत के युद्ध के नतीजे क्या क्या रहे? ठीक है, तो हमें यह देखना होगा कि पानीपत के युद्ध जो हुआ उसमें जो बाबर, देखिए बाबर तो जीते लेकिन उसका क्या रिजल्ट रहा? उसका क्या रिजल्ट रहा? सबसे पहले अगर हम बात करें एंड ऑफ लोधी डायनेस्टी एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुगल डायनेस्टी। ठीक है, मतलब कि इस युद्ध ने, ठीक है, दिस वॉर क्रश्ड द डिसइंटीग्रेटिंग तुर्को अफगान उमराव was its blow and introduced a new blood Mughal in Indian politics. Babar's victory ended the power of Lodi dynasty and established the Mughal dynasty, which completely abandoned its foreign outlook and Indianized itself in every way and became the emperor of India for about 3 centuries, and after an interval of about 15 years got the pride of living. ठीक ठीक, देखिए सबसे पहले तो लोधी वंश का खत्म हुआ। ठीक है, मुगल वंश की स्थापना हुई। ठीक है, बाबर की विजय ने लोधी वंश की सत्ता को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। ठीक है, और किसकी स्थापना हुई? मुगल राजवंश की। ठीक है, इसके अलावा जो विदेशी दृष्टिकोण था, ठीक है, उन्होंने उस तरीके को पूरी तरीके से त्याग दिया। ठीक है, फॉरेन आउटलुक जो था, देखिए मैंने आपको बताया था दिल्ली सल्तनत के लोगों में और मुगलों में फर्क क्या था। मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया, भारत को जीता, लेकिन फिर उसके बाद भारत को ही अपना घर मान लिया। उन्होंने कभी भी अपने आप को विदेशी नहीं बताया। ठीक है, और जितने भी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे वो हमेशा अपने आप को विदेशी मानते थे, उन्होंने कभी अपने आप को भारतीय नहीं माना। ठीक, तो ये जो विदेशी, अगर हम बात करें विदेशी दृष्टिकोण जो था उसको पूरी तरीके से त्याग करा गया और इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया गया? अपने आप को भारतीयकरण, इंडियनाइज कर लिया गया। मुगल डायनेस्टी के जितने भी बादशाह थे वो अपने आप को भारत का मानते थे। क्लियर? तो ये भारतीयकरण किया गया। ठीक, और सिर्फ बीच में मैंने आपको बताया था, सिर्फ बीच में 15 इयर्स को छोड़ दिया जाए। 15 इयर्स कौन से थे? 1540 से लेकर के 1555 तक, सिर्फ ये ड्यूरेशन छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरे समय तक 1526 से लेकर के 1857 तक दिल्ली के गद्दी पर मुगलिया सल्तनत रही। हालांकि अंग्रेजों के आने के बाद से, अंग्रेजों के पावरफुल होने के बाद से मुगल भले ही कठपुतली हो गए थे लेकिन फिर भी उनको मुगल बादशाह कहा जाता था। समझ रहे हैं आप? ठीक, तो एक तरीके से कहा जाए तो अराउंड 3 सेंचुरीज मुगलों का शासन रहा है भारत में, 1526 से लेकर के 1857 तक। बीच के सिर्फ 15 साल हटा दिए जाए। इस टाइम पर शेर शाह सूरी का सुर एम्पायर था दिल्ली की गद्दी पर, हम पढ़ेंगे आगे। ठीक, तो लोधी डायनेस्टी समाप्त हुई, मुगल डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट हुआ। अगला अगर हम बात करें, इंडियन मिलिट्री वीकनेस एक्सपोज्ड। फ्रॉम द मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ बैटल ऑफ पानीपत टर्न्ड आउट टू बी इंपॉर्टेंट। दिस वॉर एक्सपोज्ड इंडियन मिलिट्री वीकनेस। Ibrahim's huge army was defeated by Babur with his skillful military operations.
In this war, Babur successfully used artillery and Tulgama method for the first time in North India. These new methods changed the nature of war in India. देखिए, भारतीय सैनिकों की दुर्बलता भी उजागर हुई इस युद्ध में। देखिए, बाबर से बहुत बड़ी सेना थी इब्राहिम लोदी की। आप सोचिए कि इब्राहिम लोदी की सेना बाबर से ज्यादा बड़ी थी, लेकिन उसके बाद भी इब्राहिम लोदी हार गए। तो कहीं ना कहीं ये आपकी भारत की जो सेना है उसकी दुर्बलता बताता है। भाई, आपके पास ज्यादा सैनिक होने के बावजूद आप हार गए, और उनके हारने का कारण क्या था? बाबर की स्किलफुल मिलिट्री ऑपरेशंस। बाबर ने बड़ी चतुराई के साथ तोप खाने का इस्तेमाल किया, ठीक है। इसके अलावा तुलगुमा पद्धति का इस्तेमाल किया, तुलगुमा मेथड, ठीक है। ये मैं तुलगुमा मेथड आगे बताऊंगा, ठीक है, आप परेशान मत होइएगा। तो आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा तुलगुमा मेथड का इस्तेमाल किया गया नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले, और ये दोनों मेथड्स बाबर के लिए बड़े कारगर सिद्ध हुए। तो इसीलिए इब्राहिम लोदी की बड़ी आर्मी होने के बावजूद इब्राहिम लोदी हारे, बाबर जीते। तो इसने इंडिया की मिलिट्री की वीकनेस को एक्सपोज किया कि भाई, आपके पास इतनी बड़ी सेना और उसके बाद भी आप हार गए। बाबर के पास सेना जो थी वो कम थी, इब्राहिम लोदी के पास सेना जो थी वो बड़ी सेना थी, ठीक। लेकिन उनके पास स्किलफुल मिलिट्री ऑपरेशंस के चलते, कुशल सैन्य संचालन, स्किलफुल मिलिट्री ऑपरेशंस के चलते बाबर जो था वो विजयी हुआ, ठीक है। तो इंडियन मिलिट्री वीकनेस भी एक्सपोज हुई। अगला जो रिजल्ट आया पानीपत के युद्ध का, वो था बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा। As a result of this war, the Mughal dynasty was established, which gave the best and efficient administrators in a period of 200 years, and the development of Indo-Islamic culture took place during this period. Thus, a new era started in the field of art, literature, social and economic life. देखिए, नवीन युग की शुरुआत हुई, ठीक है। इस युद्ध का जो परिणाम निकला, जिससे कौन सी वंश राजवंश की स्थापना हुई? मुगल डायनेस्टी, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, मुगल डायनेस्टी, ठीक है, एस्टैब्लिश हुई, जिन्होंने अराउंड 200 ईयर्स तक, ठीक है, बेस्ट एंड एफिशिएंट, श्रेष्ठ एवं कुशल प्रशासन दिया, ठीक है। मतलब बेस्ट एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन दिया, ठीक है। और इसके अलावा भारतीय इस्लामिक संस्कृति का भी विकास हुआ, इंडो इस्लामिक डेवलपमेंट हुआ, कल्चर का डेवलपमेंट, ठीक है। तो दो चीजें हुई, एक तो बेस्ट एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, इसके अलावा इंडो इस्लामिक कल्चर भी जो था उसका भी डेवलपमेंट कब हुआ? मुगलों के आने के बाद, ठीक है। तो इसी कारण से कहा जाता है कि एक नया एरा, या हम कहें आर्ट, लिटरेचर, सोशल और इकोनॉमिक, इन तीनों ही का एक नवीन युग आरंभ हुआ, न्यू एरा। आर्ट, लिटरेचर, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, ठीक है। तो एक नया युग ही डेवलप हुआ, ठीक है। तो बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा, ठीक है। पानीपत के तीसरे युद्ध का एक और भी कारण था। इसके अलावा एक और जो कारण था, द एंड ऑफ बाबर्स ट्रबल डेज। आफ्टर हिज विक्ट्री इन पानीपत, हिज वॉन्डरिंग डेज केम टू एन एंड। इन दिस कंटेक्स्ट, रासबुक विलियम्स रोट, with the victory in this battle, Babur's troubled days came to an end, and he no longer needed to worry about his life and the security of the throne. Now he had to use his strength and talent to expand his kingdom. देखिए, बाबर की दुर्गति की भी समाप्ति हुई, ठीक है। ट्रबलिंग जो थी बाबर की, वो भी समाप्त हुई। कारण क्या था? देखिए, इससे पहले बाबर सेंट्रल एशिया में जब जब आक्रमण करता था तब तब मार खाता था, समरकंद से भगा दिया गया था। अब सोचिए कि इतनी बार हारने के बाद, और ऊपर से अपने ही गृह राज्य, जहां पर वो पैदा हुए, जहां पर उनके पिता ने उनका लालन पालन किया, वहीं से उनको भगा दिया गया, ठीक है। तो कष्टदायक जिंदगी बहुत रही बाबर की। मतलब रैसबुक विलियम्स ने ये बताया
कि भैया ये युद्ध, पानीपत का युद्ध बाबर के लिए जीतना कितना जरूरी था, क्योंकि अगर ये युद्ध बाबर नहीं जीत पाता तो बाबर पूरी तरीके से खत्म हो जाता। तो ये युद्ध एक तरीके से उसके लिए हो गया था एकदम एक तरीके से कि करो या मरो की स्थिति हो गई थी कि साहब यहां से या तो जीतेंगे या हारेंगे, हारेंगे तो पूरी तरह खत्म हो गया, जीतेंगे तो फिर सब जीत लेंगे, हमारी सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा अगर हमने दिल्ली जीत लिया। ठीक, तो ये बात रैसबुक विलियम ने बताई कि इस युद्ध के बाद से बाबर के जो दुख भरे दिन थे वो पूरी तरीके से खत्म हुए। ठीक है, अब उसको अपनी जिंदगी की या अपने सिंहासन की चिंता नहीं थी। ठीक है, मतलब उसे एक पर्टिकुलर सिंहासन मिल गया था। ठीक है, अब उसको अपनी ताकत और अपनी कला के माध्यम से अपने एम्पायर को एक्सपांड करना। तो बाबर के बुरे दिन भी बीत गए थे। ठीक, तो ये 4 रिजल्ट्स थे बाबर के पानीपत के युद्ध के। लोधी वंश खत्म हुआ, मुगल वंश की स्थापना हुई। मुगल वंश की स्थापना हुई तो नवीन युग आया, इंडो इस्लामिक कल्चर डेवलप हुआ। इसके अलावा इंडियन मिलिट्री, इंडियन की जो आर्मी थी उनकी वीकनेस दिखी, बड़ी आर्मी होने के बावजूद आप हार गए, और बाबर के जो दुख भरे दिन थे वो भी दूर हो गए। क्लियर? तो ये सारे रिजल्ट्स थे पानीपत के युद्ध के। ठीक है, तो ये 5वां आक्रमण था पानीपत का जिसमें बाबर सफल हुआ, और उसके बाद फिर बाबर ने कहा अपना स्थापना करी मुगल डायनेस्टी की दिल्ली में। ठीक, लेकिन अब बाबर के लिए इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, अब चूंकि बाबर के खिलाफ भी बहुत सारी विरोध की आवाजें उठने लगी, अपने ही अंदर से कई सारी विरोध की आवाजें उठने लगी, तो बाबर को उनसे भी टैकल करना था। ठीक है, मतलब अब बाबर दिल्ली की गद्दी पर तो बैठ गया था, लेकिन अब उसको बाकी और भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना था। तो उसके बाद बाबर की इस्टेब्लिशमेंट के 1 साल बाद, ठीक है, जस्ट 1 ईयर्स बाद 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा हुआ था 16 मार्च 1527, खानवा का युद्ध। ठीक है, देखिए खानवा का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। ठीक है, तो ये जो युद्ध हुआ था वो हुआ था बाबर और राणा सांगा। ठीक है, राणा सांगा जो थे ये राजस्थान के, ठीक है, क्षत्रिय वंश के एक राजा थे जिनका नाम था राणा सांगा। ठीक है, अब चूंकि राणा सांगा भी एम्बिशियस थे और बाबर भी एम्बिशियस थे। ठीक है, देखिए पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के खिलाफ राणा सांगा ने भी मदद करी थी बाबर की, लेकिन अब चूंकि बाबर दिल्ली में एस्टैब्लिश हो गया था, राणा सांगा ये सोच रहे थे कि बात दिल्ली की गद्दी पर हम बैठेंगे, लेकिन बैठ कौन गया? बाबर बैठ गया। राणा सांगा ने इसी शर्त पर मदद करी थी बाबर की कि बाबर युद्ध जीतेगा, इब्राहिम लोदी को हराएगा और हम बैठ जाएंगे, लेकिन बाबर स्वयं बैठ गए कुर्सी पर। अब जाहिर सी बात है राणा सांगा को यह बात बुरी लगी, और दुखी दोनों ही लोग क्या हैं? महत्वाकांक्षी हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ, राजस्थान के खानवा में 16 मार्च 1527 को, 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच में युद्ध हुआ। अगला अगर हम बात करें, ड्यू टू द सक्सेस ऑफ द राजपूत्स एंड द ब्रेवरी ऑफ सांगा इन द इनिशियल फेज ऑफ द वॉर, द मुस्लिम आर्मी गॉट डिस्करेज्ड। देन बाबर एनकरेज्ड द आर्मी and gave the slogan of jihad, removed the medallion and vowed never to drink alcohol. देखिए, चूंकि राणा सांगा की जो आर्मी थी ना, ये बड़ी जबरदस्त आर्मी थी। ठीक है, मतलब बहुत तगड़ी आर्मी थी, और इसके अलावा राणा सांगा भी जो था ना, ये बहुत ही ज्यादा बहादुर। ठीक है, तो जिसके कारण हुआ क्या कि चूंकि राजपूतों का, चूंकि उनकी आर्मी बड़ी जबरदस्त थी, इसके अलावा इतना शक्तिशाली राजा भी था, तो इनिशियल लेवल पर अगर हम बात करें तो बाबर की सेना जो थी ना, उसको बहुत मारा था राणा सांगा की सेना ने इनिशियल फेज में। मतलब इनिशियल फेज में मुस्लिम आर्मी पूरी तरीके से डिस्करेज हो गई थी, क्योंकि इतना इनिशियल फेज में अगर हम बात करें युद्ध के, तो बहुत गंदा मारा था राणा सांगा और उसकी सेना ने बाबर को। ठीक है, जिसके कारण उनकी सेना जो हो गई ना मुगलों की, वो बहुत ज्यादा हतोत्साहित हो गई। ठीक है, डिस्करेज हो गई। तो अब ऑब्वियस सी बात है भाई, आपकी सेना अगर डिस्करेज हो जाएगी तो आप युद्ध कैसे जीतोगे? तो इसीलिए बाबर ने
अपनी सेना को, ठीक है, प्रोत्साहित करने के लिए जिहाद का स्लोगन दिया। किसका स्लोगन दिया? जिहाद का स्लोगन दिया। मतलब बाबर ने यह बात कही अपनी सेना को कि यह युद्ध मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूं, यह युद्ध हमारे इस्लाम धर्म के लिए लड़ा जा रहा है, और जो भी इस्लाम धर्म के लिए युद्ध लड़ेगा उसी को जिहाद कहा जाता है। जिहाद किसे बोला जाता है? जो अपने दीन के लिए लड़े, उसी को जिहाद कहा जाता है। एक्चुअल में इसका मतलब यही है, जो अपने दीन के लिए लड़े वही जिहाद होता है। तो सामने चूंकि राजपूत आर्मी थी, तो बाबर अब कैसे एनकरेज करे अपने लोगों को? तो उसने धर्म का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो ये जान गया कि भैया अब एक ही चीज इनको संगठित कर सकती है, और वो है धर्म। देखिए, धर्म में बहुत ताकत होती है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। धर्म इतनी पावरफुल चीज है कि उसके सामने फिर सारी चीजें नतमस्तक हो जाती हैं। तो उस टाइम पर जो मुस्लिम आर्मी राणा सांगा की सेना से मार खा रही थी, उनको एनकरेज करने के लिए बाबर ने जिहाद का इस्तेमाल किया, और इसने कहा कि ये जिहाद है, ये हम इस्लाम धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं, ये मेरे लिए युद्ध नहीं है, ये इस्लाम धर्म के लिए युद्ध है। और आप जानते हैं कि एक बार अगर धर्म बीच में आया, आप समझ सकते हैं कि फिर लोग किस तरह रिएक्ट करते हैं। आप समझ रहे हैं? क्योंकि धर्म को लेकर के लोग बड़े सेंटिमेंटल होते हैं, अपने धर्म को लेकर के लोग बड़े सेंटिमेंटल होते हैं। आज भी यही है, आप देखिए धर्म को लेकर के कितने लोग सेंटिमेंटल होते हैं। तो ये चीजों का फायदा बाबर ने उठाया, और किसका स्लोगन दिया? जिहाद का। तो आपको याद रखना है, बाबर ने जिहाद का स्लोगन खानवा के युद्ध में दिया था। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया एक बार प्रीवियस ईयर में कि बाबर ने जिहाद का जो स्लोगन था वो कौन से युद्ध में दिया था? तो वो युद्ध दिया था बैटल ऑफ खानवा। अब इसके बाद बाबर की सेना इतनी एनकरेज हुई, ठीक है, मतलब इतनी एनकरेज हो गई कि फिर उसके बाद बाबर ने की सेना ने राणा सांगा को हरा दिया। मतलब आप कल्पना करिए कितना कितना कुशल कैप्टन के रूप में बाबर ने काम किया, क्योंकि वो जान गया था कि उसकी जो सेना है वो डिस्करेज हो गई है, तो भाई उनको फिर से जगाना। ठीक, तो जगाने के लिए उन्होंने क्या किया? जिहाद का स्लोगन दिया, और फिर तो सब बिल्कुल धर्म के नाम पर तो बिल्कुल सब लोग एकदम उल्टे पांव तैयार हो जाते। यही हुआ इसमें। ठीक, इसके बाद बात करें, एज सून एज सांगा वॉज इंजर्ड इन दिस बैटल, हिज एसोसिएट्स टुक हिम out of the battlefield and the Rana's army was demoralized and by this Babur was victorious। अब देखिए राणा सांगा क्या हुआ, ठीक है, राणा सांगा क्या हुआ? राणा सांगा इस युद्ध में घायल हो गए। अब घायल होने के बाद जब उनके सहयोगी ले जा रहे थे तो उनकी सेना क्या हो गई? डिमोरलाइज हो गई। देखिए, राजा के होने से सेना बहुत मोटिवेटेड रहती है, लेकिन अगर राजा मार खा गया तो फिर सेना क्या हो जाती है? डिमोरलाइज हो जाती है। और इसी डिमोरलाइजेशन का फायदा उठाया और बाबर क्या हो गए? विजयी। क्लियर? तो बाबर ने अपनी बुद्धिता और अपने कुशल नेतृत्व से राणा सांगा जैसी बहुत ही शक्तिशाली राजपूत आर्मी को हरा दिया। ठीक, इसके बाद बात करें, आफ्टर विनिंग दिस वॉर, इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर बिल्ट अ टावर ऑफ राजपूत हेड्स एंड अज्यूम द टाइटल ऑफ गाजी। देखिए, इस युद्ध को जीतने के बाद जो राजपूत थे, ठीक है, उनकी सिर का मीनार बनवाया था बाबर ने। जो सिर था उनका, उसका मीनार बनवाया था। ठीक है, और इसने इस युद्ध को जीतने के बाद गाजी की उपाधि ली थी। किसकी उपाधि ली थी? गाजी की उपाधि ली थी। ठीक, तो देखिए अलग अलग युद्ध में बाबर ने अलग अलग उपाधियां ली। आप अगर याद करिए तो जो पानीपत का पहला युद्ध था, ठीक है, उसको जीतने के बाद, ठीक है, उसने कौन सी उपाधि ली थी? याद करिए, कालंदर की उपाधि ली थी। एक एक सिक्के बांटे थे अपने जितने भी काबुल वंशी थे उनको, और किसकी उपाधि ली थी? कलंदर की उपाधि ली थी। और बाबर ने अपना भारत में जो विजय प्राप्त करी थी, कब कब प्राप्त करी थी? जब उसने पंजाब जीता था। ठीक है, पंजाब का, ठीक है, पंजाब का एरिया जीता था। ठीक है, उसके बाद उसने किसकी उपाधि ली थी? बादशाह की उपाधि ली थी। ठीक है, किसकी उपाधि ली थी?
बादशाह की उपाधि ली थी, याद करिए आप, ठीक है, बादशाह की उपाधि ली थी। क्लियर? तो ये सारी चीजें थी, ठीक है। तो बाबर ने अलग अलग युद्ध में अलग अलग उपाधियां ली थी, ठीक। अब तो ये था खानवा का युद्ध, कब हुआ था? 16 मार्च 1527 को। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। अब इसके बाद उसके अगले साल 1528 में एक और युद्ध हुआ था, जो था चंदेरी का युद्ध, बैटल ऑफ चंदेरी। ये हुआ था 29 जनवरी 1528 को, ठीक। तो आपको याद रखना है। तीसरा जो बैटल हुआ बाबर का, ठीक है, इसके बाद वो हुआ, पहला तो खानवा का युद्ध हुआ, उसके बाद हुआ चंदेरी का 1528 में। अब चंदेरी में एक चंदेरी शासक थे जिनका नाम था मेदिनी राय, ये आपको याद रखना है। जो खानवा का युद्ध हुआ था वो राणा सांगा के विरुद्ध हुआ था, और जो चंदेरी का युद्ध हुआ ये मेदिनी राय के विरुद्ध हुआ, ठीक है। और इसको भी उन्होंने हराया, ठीक है, ठीक है। और बाबर ने इसको भी जीतने के बाद फिर से वो टावर बनवाया राजपूत हेड का, ठीक है। मतलब इनको भी जीतने के बाद सिर का मीनारें बनवाई गई, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो मेदिनी राय की बेटियां जो थी, दो पुत्रियां थी, ठीक है, उनका विवाह किससे कराया? बाबर ने अपने बेटों के साथ उनका विवाह कराया, ठीक। तो मेदिनी राय की दो बेटियां थी जिनकी शादी करवाई गई हुमायूं और कामरान के साथ। हुमायूं और कामरान बाबर के बेटे थे। बाबर के वैसे 4 बेटे थे, लेकिन 2 की शादी उन्होंने मेदिनी राय की 2 लड़कियों से कराई, मेदिनी राय को हराने के बाद। एक हुमायूं से कराई और दूसरे की कामरान से कराई, ठीक। तो चंदेरी का युद्ध किसके खिलाफ हुआ था? मेदिनी राय के खिलाफ, 29 जनवरी 1528 को। और ये युद्ध जीतने के बाद इनकी 2 बेटियां थी जिसकी शादी उन्होंने किससे कराई? हुमायूं और कामरान से, ठीक। और इसके बाद जो युद्ध हुआ वो हुआ 1529 में, बैटल ऑफ घाघरा का युद्ध, ठीक है। 6 मई 1529 को अगला युद्ध हुआ, बैटल ऑफ घाघरा, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो युद्ध हुआ था, ठीक है, बाबर का इब्राहिम लोदी का ही एक भाई था जिसका नाम था महमूद लोदी, ठीक है। तो जो बैटल ऑफ घाघरा हुआ था 1529 में, वो बाबर और महमूद लोदी के बीच में, ठीक। बाबर और महमूद लोदी के बीच में हुआ था और बाबर इस युद्ध में विजयी हुआ था, ठीक। तो बाबर खानवा के युद्ध में विजयी हुआ, चंदेरी के युद्ध में भी विजयी हुआ और घाघरा के युद्ध में भी विजयी हुआ, ठीक है। आपको बस ये सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में और घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में, ठीक। खानवा के युद्ध में प्रतिद्वंदी कौन था? राणा सांगा। चंदेरी के युद्ध में प्रतिनिधि मतलब प्रतिपक्ष कौन था? मेदिनी राय। और घाघरा के युद्ध में उनके सामने कौन था? महमूद लोदी। ये आपको याद रखना है। इसको एक चार्ट बना के रख लीजिएगा कि बाबर ने भारत भर कौन कौन से युद्ध लड़े। उसमें पानीपत के युद्ध को भी ऐड कर लीजिएगा, 1526। लेकिन पानीपत के युद्ध की आपको डेट भी याद रखनी है, 21 अप्रैल 1526, ठीक है। तो आपको बाबर के ये सारों युद्ध समझ में आए, ठीक। क्लियर हुआ कौन कौन से युद्ध बाबर ने लड़े, ठीक। क्लियर हुआ आप लोगों को ये? आई एम सॉरी, मैंने आपको एक शायद गलत इंफॉर्मेशन थोड़ी सी दे दी थी। 1504 में जब अफगानिस्तान के काबुल में जीता था, तब बाबर ने बादशाह की उपाधि ली थी, ठीक है। तो आई एम सॉरी, वो मैंने पंजाब बोल दिया था, सॉरी। क्लियर हुआ आप लोगों को ये? ठीक। तो ये बैटल्स क्लियर हुए, कौन कौन से बैटल्स बाबर ने लड़े, ठीक है। आपको बेसिकली जो जो बैटल्स याद रखने हैं, उसमें एक तो पहला पानीपत का युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, इसके अलावा बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी एंड बैटल ऑफ घाघरा। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 4 युद्ध जो रहे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहे, ठीक। अब इसके बाद 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है और बाबर की मृत्यु के बाद उनका जो बड़ा बेटा रहता है हुमायूं, ठीक है, वो गद्दी पर बैठता है, ठीक है। तो बाबर के बाद अब कौन बैठेगा गद्दी पर? हुमायूं। क्लियर? अब यहां पर जो बाबर ने इतने सारे युद्ध जीते, ठीक है, उसके पीछे की उनकी सक्सेस के कारण देखते हैं। भाई बाबर ने इतने युद्ध जीते, ठीक है, तो वो कैसे जीते, उसकी सक्सेस का कारण क्या था, ठीक। आप देखिए लगातार बाबर जीतता चला आ रहा था। पानीपत में हराया इब्राहिम लोदी को, खानवा में राणा सांगा, चंदेरी में मेदिनी राय और घाघरा में महमूद लोदी को। तो ये कैसे हराया, इसके पीछे के रीजंस क्या थे? तो अब हम इसके पीछे के रीजन समझेंगे, ठीक है। रीजंस फॉर बाबर सक्सेस,
बाबर की सक्सेस के रीजन क्या थे? तो सबसे पहला था सुपीरियर जनरलशिप। देखिए, ये सेनापति बड़े जबरदस्त थे बाबर, आपने देखा होगा। इन्होंने सबसे पहले तो पानीपत के युद्ध में अपने कुशल नेतृत्व का इस्तेमाल किया, ठीक है, तोप खाने का इस्तेमाल करके युद्ध जीता। फिर उसके बाद राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का इस्तेमाल करके युद्ध जीता। तो मतलब ये एक बहुत ही श्रेष्ठ सेनापति थे, सुपीरियर जनरलशिप के कारण भी। बाबर, एक कैप्टन अच्छा होता है ना, सेना अपने आप अच्छा परफॉर्म करती है, ये आपको याद रखना होगा। अगर कैप्टन आपका अच्छा है तो टीम अपने आप परफॉर्म करेगी, और ये कैप्टन बाबर बहुत अच्छा था। इसके बाद बात करें यूज ऑफ आर्टलरी। आर्टलरी का यूज तो बहुत बढ़िया तरीके से किया बाबर, ठीक है। तो तोप खानों का भी प्रयोग किया जिसके कारण उसको सक्सेस मिली। इसके बाद बात करें एंथुजियाज्म इन बाबर, ठीक है। एंथुजियाज्म बाबर का मतलब होता है बाबर में उत्साह होता है। देखिए, जब आपका कैप्टन एंथुजियास्टिक होगा ना, तो टीम अपने आप एंथुजियास्टिक हो जाएगी। इसीलिए कैप्टन, और कैप्टन अगर वो हो जाएगा, डाउन पड़ जाएगा, तो पूरी टीम डाउन पड़ जाएगी। इसीलिए कैप्टन बनाया जाता है, इसीलिए सेनापति बनाया जाता है, जो सेना को इंकरेज करे। तो बाबर के एंथुजियाज्म की भी सफलता का एक बहुत बड़ा कारण था, जिसके कारण उसकी सेना भी क्या रहती थी, बहुत उत्साहित रहती। इसके बाद बात करें पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया, ये तो मैंने आपको बताया ही था। आपस में यहाँ सब लड़ रहे थे एक दूसरे से, जिसका भी फायदा किसको मिला, बाबर को मिला। इसके बाद बात करें तो डिफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इब्राहिम्स आर्मी। अब देखिए, इब्राहिम की सेना का इतना कमजोर संगठन, ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना। देखिए क्या होता है, हम ये समझते हैं कि सक्सेस ऐसा नहीं है। कई बार सक्सेस आपको सामने वालों की दुर्बलता के कारण भी मिलती है। देखिए, कुशल नेतृत्व बहुत जबरदस्त था बाबर का, लेकिन कुछ सामने वालों की तरफ से भी बेवकूफियां हुई हैं जिसके कारण बाबर जी, समझ रहे हैं आप? ठीक, तो कई बार इब्राहिम लोदी के भी ऑर्गेनाइजेशन की, आप सोचिए ना, इतनी बड़ी आर्मी होने के बावजूद, उनसे ज्यादा आर्मी होने के बावजूद बाबर जीत गया और इब्राहिम लोदी हार गया। कहीं ना कहीं अपनी कमी रही होगी, ठीक, कुशल नेतृत्व नहीं रहा। क्लियर, ये चीजें क्लियर हुई। तो बाबर की सक्सेस आपको समझ में आई, सुपीरियर जनरलशिप, यूज ऑफ आर्टिलरी, एंथुजियाज्म इन बाबर, पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया एंड डिफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इब्राहिम्स आर्मी। क्लियर हुआ आप लोगों को ये? तो इनका रीजन समझ में आया, ठीक। अब इसके बाद अगर हम बात करें, कुछ अदर फैक्ट्स आपको इसमें याद रखने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑन 26 दिसंबर 1530 बाबर was died. After that, Babur was first buried in Aram Bagh in Agra and later at a place chosen Babul in Kabul by Babur's wife बीबी मुबारिका यूसुफजई। देखिए, बाबर की पहले जो कब्र, बाबर की 1530 में मृत्यु हुई, तो पहले उसको आगरा में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया? आगरा में दफनाया गया। लेकिन बाद में उसकी कब्र को लेकर के कहाँ जाया गया? काबुल जाया गया, ठीक है। और ये किसके द्वारा किया गया? बाबर की जो पत्नी थी, जिनका नाम था बीबी मुबारिका यूसुफजई। बीबी मुबारिका यूसुफजई, इन्होंने बाद में बाबर को ले जा करके काबुल में दफन किया, ठीक है, चूंकि काबुल उनका घर था, ठीक है, काबुल से ही वो आए थे, काबुल का ही शासन चल रहा था। तो बाबर को पहले तो आगरा में दफन किया गया, उसके बाद फिर उनको लेकर के जाया गया बाबर को, और फिर कहाँ दफन किया गया उनको? काबुल, ठीक। इसके बाद बात करें तो बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, बाबरनामा। मैंने आपको बताया था बाबरनामा किसकी ऑटोबायोग्राफी थी, जन्म कथा थी बाबर की। और ये किस लैंग्वेज में लिखी थी? आपको याद रखना है, तुर्किश लैंग्वेज में। लैंग्वेज याद रखिएगा, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी, बाबरनामा। अगला बात करें, द पर्शियन एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द बाबरनामा वर डन बाय अब्दुर रहीम खाने खाना एंड स्मृति बेदरिजी, ठीक है, SMT बेदरिजी, ठीक है। देखिए, बाबरनामा का फारसी एकम अंग्रेजी अनुवाद किसने किसने किया? फारसी अनुवाद किसने किया था? अब्दुर रहीम खाने खाना, ठीक है। और जो इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन किया गया, किसके द्वारा किया गया? श्रीमती बेबरीज, ठीक है। तो बेबरीज ने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया बाबरनामा का, और पर्शियन किसने किया? अब्दुल रहीम खाने खाना। इसके बाद बात करें,
बाबर डेवलप्ड अ स्टाइल ऑफ पोएट्री कॉल्ड मुबय्यन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाबर ने मुबियन मुबियान, ठीक है, ये एक नाम की पद शैली का विकास किया था, पोएट्री का स्टाइल ऑफ पोएट्री बाबर ने, ठीक है। तो मुबय्यन याद आपको याद रखना है, ये पोएट्री की स्टाइल किसने बनाई थी? बाबर ने डेवलप करी थी। इसके अलावा बात करें तो बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में 5 मुस्लिम रूलर्स, बंगाल के, दिल्ली के, मालवा, गुजरात और बामनी स्टेट, और 2 हिंदू स्टेट के, मेवाड़ और विजयनगर। मैंने आपको बताया था विजयनगर के कृष्णदेव राय थे, याद होगा आपको, विजयनगर के कृष्णदेव राय, उनके बारे में उन्होंने बताया था बाबरनामा में, बाबर ने, कि इनसे ज्यादा पावरफुल हिंदू रूलर उस टाइम पर कोई नहीं था। तो कृष्णदेव राय के बारे में एक तो बताया था, और दूसरा मेवाड़ के राणा सांगा के बारे में, ठीक है। तो बाबर ने 2 ही हिंदू राजाओं के बारे में अपने बाबरनामा में मेंशन किया, एक तो मेवाड़ के, दूसरे विजयनगर के। क्लियर? और बाकी मुस्लिम रूलर्स का तो था ही। क्लियर है? ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बाबर स्टार्टेड द यूज ऑफ गज ए बाबरी फॉर मेजरिंग ऑफ रोड्स। मतलब कि बाबर ने सड़क मापने के लिए गज ए बाबरी का प्रयोग किया था। मतलब बाबर ने ही इसका यूज करना स्टार्ट किया था, गज ए बाबरी, ठीक है। तो बाबर से रिलेटेड कुछ चीजें आपको याद रखनी है। एक तो इनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी बाबरनामा, इसके अलावा इन्होंने नए स्टाइल ऑफ पोएट्री स्टैब्लिश किया, मोबियन, और तीसरा जो था वो था इन्होंने एक सड़क मापने के लिए एक नया ही स्टाइल शुरू किया जिसका नाम था गजे बाबरी। क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक। तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे बाबर के बारे में, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बाबर के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स भी कहे गए हैं अलग अलग हिस्टोरियंस के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट्स आपसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आजकल स्टेटमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आने लगे। तो इनके बारे में स्मिथ ने बताया था, declared the most brilliant of the Asian rulers of his age and the most worthy of the highest position among the emperors of any country and time। मतलब इन्होंने बताया कि बहुत ही ज्यादा बाबर जो थे, स्मिथ ने बताया कि अपने युग में अगर हम बात करें, उनके युग में पूरे एशियाई शासकों में सबसे अधिक प्रतिभाशाली थे। मतलब उन्होंने उस टाइम पर बाबर को सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली माना था जितने भी एशियन रूलर्स थे उनमें से, ठीक है। इवन बाकी जितने भी एम्परर्स थे अलग अलग कंट्री के, उनमें भी सबसे हाईएस्ट पोजीशन किसकी थी? बाबर की थी। ये स्मिथ ने बोला था। अगला बात करें एलियट ने। एलियट ने क्या बोला? ड्यू टू हिज हैप्पी माइंड, ब्रेव, नोबल, thoughtful and fair personality, if Babur was brought up and trained in England, he would definitely have been Henry IV। देखिए, एलियट ने यह बताया कि चूंकि ये बहुत ही वीर, महान, विचारशील तथा निष्पक्ष व्यक्तित्व वाले के कारण बाबर को अगर माना जाता है कि बाबर का पालन पोषण अगर इंग्लैंड में किया जाता तो हेनरी IV की जगह, ठीक है, हेनरी IV कहलाते हैं। हेनरी IV वहां के एक बहुत ही नोबल, ब्रेव रूलर थे, ठीक है। तो उनसे कंपेयर किया था एलियट ने। इसके बाद आखिरी बात करें डॉक्टर एसआर शर्मा। बाबर वॉज एन एडमायरेबल हॉर्समैन, अ गुड मार्क्समैन, अ स्किलफुल स्वार्ड्समैन एंड अ सक्सेसफुल हंटर। इन्होंने बताया बाबर एक प्रशंसनीय घुड़सवार, अच्छा निशानेबाज, कुशल तलवारबाज और सफल शिकारी, ठीक। ये स्टेटमेंट्स दिए गए थे बाबर के बारे में, ठीक। तो आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाबर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, बाबर के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक। आज की क्लास में हमने उसके युद्ध देखे, उसने कौन कौन से युद्ध किए, उसकी सक्सेस का कारण क्या था, ठीक है, और उसके बारे में कुछ अदर फैक्ट्स देखे, ठीक है। अब देखिए कल की क्लास में हम फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए अभी हमने कल एक वीडियो डाला था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर। अभी जो भारत में नई सरकार बनी है उसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे उनके बारे में डाला था, तो आप एक बार उस वीडियो को भी देखिएगा, आपको पता चलेगा कि कौन से मिनिस्टर को कौन सा पोर्टफोलियो मिला है, ठीक है। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।
ठीक, आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट उठता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।